एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो आपका मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर हम देखेंगे आज फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएं सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको साथ ही साथ लिखते चलना है। ठीक है, जो भी प्रश्न है आपके महत्वपूर्ण हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप साथ ही साथ लिखते चलिए। बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसी तरह से गाइस पॉलिटिकल साइंस का आपका एक और वीडियो बनेगा, उसमें भी आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपको कवर कराए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ताकि इसी तरह से हर सब्जेक्ट में आप अपने पूरे के पूरे नंबर ला सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए जो इसका आंसर होगा वो देख लेते हैं। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, तो आप इस तरह से लिखोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने, आपसी शांति और भाईचारा स्थापित करने तथा जन कल्याण के कार्य, देखिए जन कल्याण के कार्य, इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे जन कल्याण के कार्य करने के लिए की गई है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। इस तरह से आप अपना ये जो वीडियो है देखिए, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हो यहाँ पर ही उनके आंसर जो है आपको समझ आ जाए, याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने, आपसी शांति और भाईचारा स्थापित करने तथा जन कल्याण के कार्य के लिए की गई है। इसके बाद आप लिखोगे आजकल संसार के छोटे बड़े लगभग, देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब इसका जो पूरा आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरह से आप लिखोगे आजकल संसार के छोटे बड़े लगभग 192 देश इसके सदस्य हैं। इस संस्था की विविध स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया था, अब एक बार प्रश्न को दोबारा से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आज दिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, तो उनको यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पर आप उद्देश्य और देख लीजिए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है उनको भी देख लिए थे, इसके जो एम है वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, दूसरा हो जाएगा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। इसके बाद तीसरा आप लिखोगे आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ऊपर आपने देख लिया, इसके उद्देश्य क्या क्या है उनको भी यहाँ पर आप देख चुके हो। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है,
भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हम इस तरह से लिख कर आएंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 57% तक ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। ठीक है, 57% तक ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। इसके बाद आप लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग में 25% तक की भागीदारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों यानी CFCs की है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मीथेन गैस के कारण लगभग 12% तक ग्लोबल वार्मिंग और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण लगभग 6% तक ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब एक बार इसको यहाँ से दोबारा से देखते हैं। देखिए 57% तक ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। इसके बाद आप लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग में 25% तक की भागीदारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों CFCs की है। इसके बाद आपको लिखना है कि मीथेन गैस के कारण लगभग 12% तक ग्लोबल वार्मिंग और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण लगभग 6% तक ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होगी, 57%। ठीक है, 57%। ओके, एंड यहाँ पर आपका क्या दिया गया था, नेक्स्ट आपका था क्लोरोफ्लोरो में कितनी हो जाएगी, 25%। इसके बाद मीथेन गैस के कारण लगभग 12%, वार्मिंग और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण लगभग 6% तक ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब देखिए इसके आगे आपको क्या लिखना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाए इस तरह से आप वीडियो देखिए, यहीं पर आपको सारे क्वेश्चन ये समझ आ जाए। ठीक है, बाद में आपको ज़्यादा इस पर फोकस ना करना पड़े, अच्छे से आपको याद हो जाए। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमंडल के ताप में वृद्धि की प्रक्रिया यूरोप में औद्योगिक काल की तुलना में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक उष्ण है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, सूखा जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। इससे जीव मंडल की जलवायु प्रभावित होगी। इसका मानव जीवन और मानव जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भोजन की कमी एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का खाद्यान्न उत्पादन और संपूर्ण कृषि पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है भूमंडलीय तापन पर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आप इस तरह से लिखकर आओगे। आई होप आपको जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर जो है आपको सही ढंग से तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है कि भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं और इस तरह से आपको ये वीडियो देखना है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाए प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है सही ढंग से आपको तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि भारत एक अत्यंत विशाल देश है। विशाल यानी बड़ा। भारत एक अत्यंत विशाल देश है। यहाँ लगभग 3000 जातियाँ निवास करती हैं और 179 भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद आप लिखोगे और स्थानीय भाषाओं की संख्या लगभग 544 है। यहाँ तक आपको समझ आ गया किस तरह से आपको लिखना है। एक बार इसको दोबारा से समझिए। भारत एक अत्यंत विशाल देश है यानी बड़ा देश है। यहाँ लगभग 3000 जातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि 179 भाषाएं बोली जाती हैं और स्थानीय भाषाओं की संख्या लगभग 544 है। यहाँ अनेक धर्मों को, फिर इसके आगे आप लिखोगे, देखिए इसके बाद आपको लिखना है यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। विभिन्न धर्म यूनानियों और संप्रदाय वालों के आचार विचार रहन सहन भाषा आदि में अंतर होने के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं।
ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे अतः यह ठीक है कि यहाँ विविधता और भिन्नता के दर्शन होते हैं, परंतु इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया जाएगा कि यहाँ विविधता में एकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, प्रश्न में इसी तरह से पूछा गया था कि भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो आप इस तरह से समझा कर आओगे कि भारत के लिए विविधता में एकता का जो अर्थ है वो किस तरह से बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न वो क्या दिया गया है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अगला क्वेश्चन है आप ये तैयार करोगे कि बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं अथवा बहुदलीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि बहुत से दलों के सहयोग से सरकार चलाना बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कांग्रेस गठबंधन यानी यूपीए बहुदलीय व्यवस्था द्वारा सरकार चला रही थी। ठीक है, किस तरह से लिखोगे, क्वेश्चन क्या था कि बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं अथवा बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि बहुत से दलों के सहयोग से सरकार चलाना बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कांग्रेस गठबंधन यूपीए यानी बहुदलीय व्यवस्था द्वारा सरकार चला रही थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि सरकार चला रही थी, फिर आपको लिखना है कि बिहार सरकार भी गठबंधन व्यवस्था से सरकार चला रही थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एनडीए के अनेक दल के साथ मिलकर सरकार बनाई। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखोगे कि वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार भी बहुदलीय व्यवस्था का एक नमूना है क्योंकि इसमें भी कई दल सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर हम इस तरह से लिख कर आएंगे कि बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नहीं तो यही प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके कुछ और भी प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको ये तैयार करना है कि एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर बताइए। ठीक है, एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर क्या है वो आपको बताना है। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। फिर आप लिखोगे कि अमेरिका उदारवादी का समर्थक था तथा सोवियत संघ समाजवादी का था। किस तरह से लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका उदारवादी का समर्थक था तथा सोवियत संघ समाजवादी का था। दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। दुनिया के अधिकाधिक देश किसी एक महाशक्ति के में आ गए। दोनों बीच खुला मुकाबला चल पड़ा। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। फिर इसके आगे आपको लिखना है, अब देखिए इसके आगे आप लिखोगे आगे दोनों के बीच खुला मुकाबला चल पड़ा क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता भी चली गई। तो क्वेश्चन हमारा था कि एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में क्या अंतर है, आप इस तरह से स्पष्ट करके आओगे। अब देखिए इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। जो अगला प्रश्न है हम ये तैयार कर लेंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप इस तरह से अपनी तैयारी कर लीजिए कि एक भी नंबर आपका छूटे ना। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, आप इस तरह से इसका आंसर लिख कर आओगे। देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि व्यापार उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर प्रत्यक्ष तौर पर अपना उद्योग स्थापित करना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप इस तरह से लिखोगे कि इस प्रकार से व्यापार में मुनाफा की उम्मीद को ज़्यादा रखा जाता है जिससे आर्थिक विकास में सहायता
प्रदान होती है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे। अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि ताशकंद समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ताशकंद समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है उसको समझ लेते हैं। आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कि ताशकंद समझौते भारत और इराक के 1965 के युद्ध के बाद दोनों के बीच एक संधि हुई है। इसके बाद आपको लिखना है जिसे ताशकंद समझौते कहा गया। ओके, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे, देखिए इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि ताशकंद समझौता सोवियत संघ के प्रभाव में हुआ था। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो ताशकंद समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आप इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आ सकते हो। इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर तैयार करोगे कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, फटाफट से देख लीजिए। इस प्रश्न का जो आंसर है क्या हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिखोगे कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति को असमानता से समानता तक लाने के जागरूक प्रयास होते हैं। ओके, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति को असमानता से समानता तक लाने के जागरूक प्रयास होते हैं। फिर आप लिखोगे कि वर्तमान काल में महिलाओं की पुरुषों के साथ समानता का दर्जा प्राप्त है। ओके, वर्तमान काल में महिलाओं की पुरुषों के साथ समानता का दर्जा प्राप्त है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि महिलाएं किसी भी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, यद्यपि कानूनी तौर पर महिलाएं पुरुषों के समान अधिकार रखती हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आया, ठीक है। तो आप इस तरह से समझा कर आओगे इस प्रश्न के आंसर को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। गाइस इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा, उसमें भी आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मिलेंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में प्लीज़ आप एक बार इसको शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।